नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना में आज एक बार फिर सरकार धन कुबेर की छापेमारी हुई, जिसमें इतने नोट मिले कि उन्हें गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ गई। छापेमारी में और क्या क्या मिले, जानने के लिए पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नोट गिनने की मशीन, नोटों की गड्डियों से भरा हुआ बैग, सोने के जेवरात, बैंकों के पासबुक, बेनामी संपत्ति के कागजात। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। संपत्ति इतनी कि आंखें चौंधिया जाए। जिस घर से इतनी अकूत संपत्ति मिली है वो घर है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रविंद्र कुमार का। पटना के इस आवास पर निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद जब कार्रवाई करने विजिलेंस की टीम इंजीनियर रविंद्र कुमार के घर पहुंची तो अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। नोटों की इतनी गड्डियां कि पैसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। नोटों के बंडल गिनने में अधिकारियों के पसीने छूट गए। 12 सदस्यीय ये टीम है जो छापेमारी कर रही है और लगातार जो कार्रवाई है वो चल रही है। और जो डीएसपी है सर्वेश सिंह, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या इनके खिलाफ अगेंस्ट में चार्जेस था? इनके खिलाफ डीए का जांच चल रहा था। डीए जांच में इनके आय से अधिक 1 करोड़ 50 लाख के आसपास राशि का अवैध इन्होंने संपत्ति अर्जित किया था। संपत्ति उसके बाद इतना पाए जाने के बाद आज इनके खिलाफ वारंट लिया गया कल, और आज इनके घर पर सर्च किया जा रहा है। पटना में पोस्टेड पुल निर्माण निगम के इंजीनियर रविंद्र कुमार ने अवैध रूप से इतनी संपत्ति अर्जित कर ली कि निगरानी टीम के रडार पर आ गए। देखिए कैसे नोटों की गड्डियां खुल रही हैं। पैसों से भरा ये बैग विभाग में फैले भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। पुल निर्माण निगम के इस धनकुबेर इंजीनियर के आवास से करीब 70 लाख के सोने के जेवरात, 8 से ज्यादा बैंक अकाउंट, जबकि कई बेनामी संपत्ति से जुड़े कागजात जब्त किए गए हैं। पैसों का खजाना, जेवरात का खजाना, बैंकों में लाखों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट, ये सबूत काफी है ये बताने के लिए कि किस तरह काली कमाई कर पुल निर्माण निगम का ये घुसखोर और भ्रष्ट इंजीनियर विभाग को बदनाम कर रहा था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। दरअसल पुल निर्माण निगम का काम पुल पुलियों का निर्माण करना है। पुल के रखरखाव का जिम्मा भी निगम का ही होता है। जाहिर है निर्माण के काम में करोड़ों का लेन देन होता है। बिना रिश्वतखोरी के कोई अकूत संपत्ति नहीं बना सकता। एक सरकारी इंजीनियर की सैलरी 1 से 1.5 लाख की होती है। मतलब जिस हिसाब से चीजें मिली, ये कहना गलत नहीं होगा कि संपत्ति रिश्वत के पैसे से खड़ी की गई। इंजीनियर के घर से 1.5 करोड़ से अधिक के कैश बरामद हुए हैं। तकरीबन 70 लाख के गहने भी मिले हैं। 50 लाख के आसपास बैंक डिपॉजिट मिले हैं। 6 से 8 जगहों पर जमीन में निवेश के कागजात भी मिले हैं। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। रिश्वतखोरी देश के सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहा है। भारत में करप्शन के मामले को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे के आंकड़े से अगर समझें तो भारत में घुसखोरी की दर 39% है। मतलब ये कि 39% भारतीय ये मानते हैं कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लिया है। रिश्वत देने में भारत के लोग एशिया में सबसे आगे हैं। लोगों को किसी ना किसी रूप में घूस देनी ही पड़ती है। एशिया में हर 5 में से 1 व्यक्ति काम कराने के लिए रिश्वत देता है। तो आप इसी से ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से रिश्वतखोरी भारत में बढ़ी है। और जो सर्वे हमने आपको बताया, उस सर्वे के अनुसार हर 39% भारतीय मानता है कि भारत में रिश्वतखोरी हावी है। बढ़ते हैं आगे। अब आपके लिए एक जरूरी खबर। हवाई सफर करने वाले यात्रियों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के फैसले के बाद विमान कंपनियां 10 से 13% तक किराए में वृद्धि कर सकती है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान विमान कंपनियों पर नियंत्रण के लिए
सरकार ने भाड़ा फिक्स्ड कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने इस आदेश को वापस लेते हुए 10 से 13% तक भाड़ा बढ़ाने की अनुमति दे दी है, जिसको लेकर यात्री परेशान हैं। पटना एयरपोर्ट से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। हवाई सफर करने वाले यात्रियों को अब जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि हवाई सफर अब महंगा होने जा रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फैसला लिया है कि मिनिमम 10% और मैक्सिमम 13% भाड़ा बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दूं कि एयरपोर्ट से जो सफर करने वाले जो लोग हैं, उसमें जो लॉकडाउन का जो समय था, लॉकडाउन के समय में जो एरोप्लेन्स थे वो कम चल रहे थे, फ्लाइटें कम उड़ रही थी, जिसके कारण कई एयरलाइंस कंपनियां जो हैं वो मनचाहा पैसे वसूल रही थी। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया था, फिक्स रेट जो है वो कर दिया था, जिसके कारण मनचाहा वसूली नहीं हो सकती थी। लेकिन अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने यह फैसला लिया है कि मिनिमम 10% और मैक्सिमम जो है वो 13% भाड़ा बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो एयरलाइंस कंपनियां हैं वो अपने भाड़ा बढ़ाएगी। इसको इस ढंग से समझें कि अगर पटना से दिल्ली जाना है और 2 महीने पहले अगर आप टिकट लेते हैं और भाड़ा अगर अभी 3000 रुपये लगता है, तो आने वाले समय में ये लगभग 3300 से 3500 रुपया, 300 रुपया या 500 रुपया ज्यादा जेब पर भारी पड़ेगी। में अब पहले वाली बात नहीं रही। अब मिडिल क्लास से लेकर लोअर क्लास तक के लोग फ्लाइट से सफर कर रहे हैं, तो सरकार को ये गाइडलाइन वापस लेनी ही चाहिए और सरकार को ऐसा दिशा निर्देश दे के हवाई कंपनियों को एकदम से फ्री नहीं करना चाहिए। जो यात्री हैं उनका मानना है कि ये जेब पर ज्यादा भारी पड़ेगा और ऐसे भी जो एयरलाइंस की जो टिकटें हैं वो ज्यादा महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में जो यात्री हैं उन पर बोझ ज्यादा बढ़ेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। अब हवाई सफर के किराए में बढ़ोतरी होगी, तो इसको अब समझिए कि कैसे इसका असर लोगों पर पड़ेगा। कीमतों में बढ़ोतरी के चलते इस साल ये चौथा मौका है जब घरेलू उड़ानों के हवाई किराए में बढ़ोतरी की गई है। हवाई यात्रा करने वाले लोगों को अब ज्यादा किराया चुकाना होगा। कम से कम किराया 10% और ज्यादा से ज्यादा 13% तक बढ़ेगा। मंत्रालय के ऑर्डर के मुताबिक 40 मिनट की यात्रा के लिए अब मिनिमम किराया 2900 रुपए होगा। पहले ये 2600 रुपए हुआ करता था। इतने ही समय के लिए मैक्सिमम किराया अब 8800 रुपए होगा। पहले ये 7700 रुपए हुआ करता था। इसी तरह से 40 से 60 मिनट वाली फ्लाइट के लिए मिनिमम किराया 3700 रुपए देना होगा। पहले ये 3300 रुपए हुआ करता था। 1 से 1.5 घंटे वाली फ्लाइट का कम से कम किराया अब 4500 रुपए होगा। मतलब आपको पटना से दिल्ली जाने के लिए कम से कम 4500 अदा करना ही पड़ेगा। दरअसल लॉकडाउन की वजह से हवाई यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई थी, जिसके चलते एयरलाइन कंपनियों की कमाई पर भी असर पड़ा था। अब सरकार के इस कदम से इन एयरलाइन कंपनियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं आगे और हवाई सफर करने वाले यात्रियों को जल्द ही जेब ढीली करनी तो पड़ सकती ही है, लेकिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के फैसले के बाद विमान कंपनियां 10 से 13% तक किराए में वृद्धि कर सकती है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान विमान कंपनियों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने जो भाड़ा फिक्स किया था, अब उसे बदल दिया गया है। तो अब इस तरीके से अब आपको हवाई सेवा लेने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब हम आपको वो खबर दिखाते हैं जो आपको सावधान करती है, आपको सतर्क रहना सिखाती है। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सूझबूझ से एक महिला रेल यात्री की जान बचाई जा सकी। क्या हुआ रांची स्टेशन पर, आप भी देखिए। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की सूझबूझ से एक महिला रेल यात्री की जान बचाई जा सकी। दरअसल रांची सासाराम एक्सप्रेस ट्रेन खुलने के बाद एक महिला ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। इसी बीच गेट का हैंडल वो नहीं पकड़ सकी, जिसकी वजह से फुटबोर्ड से घसीटने लगी। ट्रेन की खिड़की से एक व्यक्ति ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इसी बीच ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान मृणाल कांति घोष की नजर महिला पर पड़ी, जिसके बाद उसने दौड़कर महिला की जान बचाई। इसी बीच हल्ला होने पर गार्ड ने भी ट्रेन को रोक दिया, जिसके बाद महिला सुरक्षित तरीके से ट्रेन में सवार होकर आगे के लिए रवाना हो गई। न्यूज़ 18 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि चलती ट्रेन में
कभी भी चढ़ने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है और थोड़ी सी भी चूक आपकी जान पर बन सकती है। और चलिए अब इस खबर को समझते हैं। देखिए, रेल यात्रा के दौरान जरा सी भी लापरवाही जान पर बन सकती है। अगर रेल यात्री कुछ बातों का ध्यान रखें तो हादसे से बचा भी जा सकता है, इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग एकदम समय पर स्टेशन पहुंचते हैं और भागते हुए ट्रेन पकड़ते हैं। इस तरह से वे हादसे को बुलावा देते हैं। लिहाजा ट्रेन चलने से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंचें। किसी भी स्थिति में भागकर ट्रेन में नहीं चढ़ें और ना ही इस तरह से ट्रेन से उतरने का प्रयास करें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग ट्रेन में गेट के पास खड़े होकर मोबाइल पर बात करते हैं। ये गलती जानलेवा साबित हो सकती है। ट्रेन में चढ़ते या ट्रेन से उतरते समय फोन पर बात करने से बचना चाहिए। रेलवे परिसर में घूमते समय हेडफोन का इस्तेमाल भी ना करें। फुटबोर्ड पर यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सारी सावधानी ऐसी है जिसको अपनाकर आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और सावधान रख सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर ये सामने आई, अगर वहां पर वो कर्मी नहीं पहुंचते तो शायद उस महिला की जान भी जा सकती थी। बढ़ते आगे, गंगा के रौद्र रूप की वजह से गंगा किनारे के कई जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खतरे को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। बुधवार को पटना के कई घाटों का जायजा लेने के बाद आज सीएम ने भोजपुर और सारण में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। पीड़ितों की समस्याएं सुनने के बाद सीएम ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। सबसे पहले आप पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा के रौद्र रूप ने बिहार की चिंता बढ़ा दी है। गंगा की धार बता रही है कि हालात कितने गंभीर हैं। हर दिन हर घंटे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने खुद कमान संभाल ली है। बुधवार को नीतीश कुमार ने पटना के कई घाटों का जायजा लिया था। घाटों पर घूम घूम कर मुख्यमंत्री ने बहुत ही बारीकी से हालात का जायजा लिया था। शुक्रवार को एक बार फिर सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल देखा। मुख्यमंत्री भोजपुर और छपरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सारण जाने के दौरान मुख्यमंत्री का काफिला भोजपुर के कोइलवर और बड़हरा के बबुरा से होकर गुजरा। इस दौरान नीतीश कुमार ने नए बने कोइलवर पुल का निरीक्षण भी किया। कोइलवर के बाद सीएम का काफिला सीधे छपरा पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों से मिले। उसके बाद सदर प्रखंड के मूसेपुर पंचायत में चल रहे बाढ़ राहत केंद्र का जायजा लिया। सामुदायिक किचन कैसे चल रहा है, खाने की क्वालिटी कैसी है, सभी लोगों को खाना मिल पा रहा है या नहीं, इन तमाम बातों की जानकारी सीएम ने खुद बाढ़ पीड़ितों से ही ली। पूछने की तरकारी में नहीं आता, हमको लिया है ज्ञान करने के लिए कहला लिया। हाँ, और कुछ नहीं। खाना कैसा लगा? ठीक है खाना। हाँ, मुख्यमंत्री जी कही रहते, कुछ महसूस हो रहा? मंत्री जी पूछल जब भात में तरकारी नहीं है तो हम कहें लिया है तरकारी, ज्ञान करने के लिए कहले लिया। राहत शिविरों का जायजा लेकर जब सीएम लौट रहे थे, उस वक्त कुछ बाढ़ पीड़ितों ने सीएम का रास्ता रोक लिया। लोगों को देखते ही सीएम फौरन गाड़ी से उतरे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री ने काफी देर तक बाढ़ पीड़ितों से बात की और उनकी शिकायतों को तत्काल दूर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया, जिसके बाद बाढ़ पीड़ितों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। हम डिमांड कर रहे हैं सर कि हम लोग डूब रहे हैं, बाढ़ घोषित आधार पर हम लोग हैं, हम लोग का कोई साधन नहीं है। तो क्या आश्वासन दिया मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी ने बोले कि हम सीओ साहब से बोल दिए हैं कि वो तुरंत कर देंगे, डीएम साहब तुरंत कर देंगे। दरअसल पिछले एक हफ्ते से गंगा नदी उफान पर है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा डरा रही है। हालात भयावह हैं। गंगा किनारे बसे जिलों के जमीनी हकीकत का जायजा लेने के साथ साथ बुधवार को नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण भी किया था। पटना से आनंद अमृतराज, छपरा से संतोष कुमार और आरा से हिमांशु कुमार की रिपोर्ट।
और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक पूरे बिहार में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। बिहार के 38 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि नेपाल से सटे बिहार के तराई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जाहिर है बारिश होगी तो नदियों में और उफान आएगा, बारिश होगी तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ेंगे। गंगा से सटे 12 जिले ऐसे हैं जिन पर खतरा ज्यादा है। 2016 की बाढ़ में गंगा से सटे इन इलाकों में काफी नुकसान हुआ था। 2016 में बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई थी और उसी को देखते हुए जिला प्रशासन को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के मकसद से फ्लड कंट्रोल सेल बनाया गया है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जो इस प्रकार है 180034564145। इस टोल फ्री नंबर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों की शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। शिकायतों के साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी एक्शन में आते हैं। संबंधित क्षेत्र के लोगों से स्थानीय अधिकारी संपर्क कर उनकी समस्याओं का निपटारा करते हैं। मैसेज से लेकर एक्शन तक की मॉनिटरिंग विभाग के मंत्री संजय झा खुद कर रहे हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इस बार बिहार में बाढ़ से हालात खराब ना हो, इसको लेकर किस तरीके से बिहार सरकार तैयारी कर रही है। बढ़ते हैं आगे। अगर आपकी कार 20 साल पुरानी है तो उसे आप नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत स्क्रैप कर कई फायदे उठा सकते हैं। नई स्क्रैपेज पॉलिसी को आज ही पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। सबसे पहले आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पीएम मोदी ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च कर दी। इस पॉलिसी को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस पॉलिसी से ऑटो सेक्टर को नई पहचान मिलेगी। साथियों, नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन के अभियान की सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारी कमिटमेंट को भी दर्शाती है। पीएम मोदी ने कहा कि नई पॉलिसी का देश के हर सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ेगा और इससे देश में 10,000 करोड़ का नया निवेश भी होगा। रीयूज, रिसाइकल और रिकवरी के सिद्धांत पर चलते हुए ये पॉलिसी ऑटो सेक्टर में, मेटल सेक्टर में देश की आत्मनिर्भरता को भी नई ऊर्जा देगी। और आइए अब समझते हैं इस पॉलिसी से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। खबर तो समझिए कि स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है। इस पॉलिसी के तहत कमर्शियल गाड़ियों को 15 साल में कबाड़ किया जाएगा। प्राइवेट व्हीकल को 20 साल बाद कबाड़ किया जाएगा। नए नियम के चलते अब गाड़ी की उम्र देखकर ही स्क्रैप नहीं किया जाएगा, बल्कि फिटनेस टेस्ट में अनफिट होने पर भी स्क्रैप किया जा सकेगा। इस पॉलिसी के तहत कार मालिकों को कैश तो मिलेगा ही, सरकार की तरफ से नई कार खरीदने पर सब्सिडी भी मिलेगी। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि कार स्क्रैप लायक है या फिर नहीं। तो इसके लिए कार मालिक को समय समय पर अपनी कार ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर या फिर रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी पर जाकर चेक करानी होगी। यहाँ पर इंजन, ट्रांसमिशन, बॉडी जैसी चीजों के आधार पर उसका फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि आपकी जो कार है वो स्क्रैपेज पॉलिसी के लायक है या फिर नहीं। टेस्ट के रिजल्ट को देखकर तय किया जाएगा कि गाड़ी को स्क्रैप करना है या फिर नहीं। कार ओनर को जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड भी दिखाना होगा। आपकी कार स्क्रैप होने पर आपको कुछ पैसा भी मिलेगा। तो आज ही पीएम मोदी ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है और उन्होंने कहा है कि इस पॉलिसी से बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए खबर तो समझिए में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।